दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। रोज की ही तरह, हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं मुख्य रूप से 6 तरह के चुनावी भ्रष्टाचारों की चर्चा करूंगा। 1-2 नहीं, पूरे 6 तरह के चुनावी भ्रष्टाचारों की चर्चा करूंगा। और अगर इन चुनावी भ्रष्टाचारों के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं ने मिलकर संघर्ष नहीं किया, तो फिर बिहार का चुनाव नहीं जीता जा सकता। यह बात देश में हर चुनाव के ऊपर लागू होती है, लेकिन चूंकि आजकल बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार का चुनाव जीतना महागठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं इन 6 तरह के चुनावी भ्रष्टाचारों को रेखांकित कर रहा हूँ। उनको विस्तार से उनके बारे में बताऊँगा कि बिहार में उनके बारे में क्या हो रहा है और दरअसल ये किस तरह के भ्रष्टाचार हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, कल मैंने चर्चा की थी कि बिहार के चुनाव में किसके हाथ में कौन-सा और कितने बड़े आकार का लड्डू होगा। मेरा आकलन था कि सबसे बड़ा लड्डू तेजस्वी यादव के हाथ में दिखाई देगा और उनके दूसरे हाथ में भी एक छोटा लड्डू हो सकता है, जिसे बड़ा बनाने की संभावना नीतीश के हाथ में थमे छोटे लड्डू के जुड़ने से खुलेगी। कुछ पेचीदा मामला लग रहा है, लेकिन समझने लायक है। यानी तेजस्वी की संभावनाएं सबसे चमकदार होंगी। यानी नंबर 1 पर तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि इस समय वे बिहार में युवाओं की उम्मीद हैं और पूरा बिहार देश का सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है। वहाँ 58% से ज्यादा 58% आबादी 25 साल और उससे कम की है। बिहार की मीडियन एज, बिहार की जो मध्य आयु है, वह 20 साल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं में इतना आकर्षण क्यों है, राहुल गांधी के प्रति युवाओं में इतना आकर्षण क्यों है। नंबर 1 पर तेजस्वी होंगे, नंबर 2 पर नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अभी भी मतदाताओं के मन में उनके लिए सम्मान है। और नंबर 3 पर भाजपा रहेगी, क्योंकि उसने स्वयं को ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ पार्टी में घटा लिया है और ऊंची जातियों का यह मतदाता मंडल बिहार की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। दोस्तों, आज मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा आकलन अगर सही निकला, ये आकलन अगर मेरा सही निकला, तो उसके पीछे बिहार के जागरूक मतदाताओं द्वारा वोट चोरी के खिलाफ किया जाने वाला जबरदस्त संघर्ष होगा। यह संघर्ष कितना बहुमुखी है, इसका अंदाजा तब तक नहीं लग सकता जब तक इस मुद्दे पर सिलसिलेवार सोचा ना जाए। इसीलिए आज मैं केवल इस बात की चर्चा करूंगा कि वे कौन-कौन सी बेईमानियां हैं जिनका सामना बिहार के मतदाताओं को करना पड़ रहा है। बिहार में इस प्रकार की बेईमानी की तैयारी लोकसभा चुनाव के समय से ही चल रही है। चुनाव आयोग के पास 2024 में ही ये शिकायत दर्ज करा दी गई थी कि वहां के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में गलत तरीके से 11.60 लाख वोट जोड़ दिए गए हैं। यानी लोकसभा के हिसाब से चला जाए तो 40 क्षेत्रों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र 29,000 वोट हुए। विधानसभा के हिसाब से यह चालाकी की जाए तो हिसाब बनता है कि करीब 80 क्षेत्रों में 15-15 हजार वोट अगर जोड़ दिए जाएं, तो जीत को हार में और हार को जीत में बदला जा सकता है। कुल मिलाकर जब मतदाता इन बेईमानियों के ऊपर जाकर वोट करेंगे, तब कहीं जाकर मेरा वह आकलन सही होगा कि तेजस्वी यादव के हाथ में सबसे बड़ा लड्डू होगा। आइए नंबरवार देखें कि ये चुनावी भ्रष्टाचार क्या हैं और इनका तोड़ क्या हो सकता है और क्या है। नंबर 1, पहली और सबसे बड़ी बेईमानी है जो एसआईआर के जरिए की गई है। यह एक ऐसी बेईमानी है जिसकी मात्रा के बारे में अनुमान लगाने का अभी तक कोई फार्मूला इजाद नहीं किया जा सका है। एसआईआर चुनाव चुराने का एक नया हथकंडा है। धीरे-धीरे लोकतांत्रिक ताकतें इसके खिलाफ कोई तोड़ निकालेंगी। अभी तो इसके बारे में केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुछ आंकड़ा विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार बिहार के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर के जरिए 5 से 6,000 वोट इस तरह के काटे गए हैं जिनके बारे में भाजपा के पन्ना प्रमुखों को पहले से अंदाजा है कि वे भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को नहीं मिलेंगे। मोटे तौर पर ये विपक्ष के वोट हैं, ये यादवों के वोट हैं, ये मुसलमानों के वोट हैं,
ये गैर पासवान दलितों के हैं और उन अति पिछड़ों के हैं जो घोषित रूप से महागठबंधन के साथ हैं, जैसे कि विकासशील इंसान पार्टी के समर्थक, मल्लाह समुदाय के वोट। इस कटौती का मकसद यह है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में गैर भाजपा राजनीतिक शक्तियों को नुकसान पहुंचाने का पक्का और स्थायी बंदोबस्त कर दिया जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पन्ना प्रमुख के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पन्ना प्रमुख का शब्द मैंने पहली बार तब सुना जब 2014 और उसके बाद अमित शाह ने विभिन्न प्रदेशों में भाजपा का चुनाव प्रबंधन करना शुरू किया। उससे पहले शायद ये पन्ना प्रमुख गुजरात के चुनाव में चलता था, लेकिन हम लोग जो गुजरात के बाहर रहते हैं, उन्हें इस शब्द और इस पूरी धारणा की जानकारी, इस पूरे हथकंडे की जानकारी नहीं थी। दरअसल यह पन्ना प्रमुख नामक भाजपा का कार्यकर्ता इस पार्टी की चुनाव मशीनरी का दांता और पेच है। इसी के जरिए चुनावी रणनीति और चुनावी फर्जीवाड़ा जमीन पर उतारा जाता है। इन्हीं पन्ना प्रमुखों ने बीएलओ यानी बूथ स्तरीय अफसरों के साथ जुड़कर यह काम किया है और इन्हीं की सिफारिशों पर वोटों को काटने और जोड़ने की कार्रवाई की गई है। चूंकि यह सरकारी पार्टी का पन्ना प्रमुख है, इसलिए इसकी बात बीएलओ को सुननी पड़ती है। हो सकता है कि कहीं-कहीं बीएलओ इसकी बात ना भी सुने, लेकिन समझा जाता है कि ज्यादातर जगहों पर बीएलओ ने इनकी बात मानी ही मानी है। आगे चलकर मतदाता सूची की गहन परीक्षा करके ही इसे डिकोड किया जा सकेगा कि पन्ना प्रमुख के कहने पर क्या-क्या गड़बड़ियां की गई हैं। ये तो रहा भ्रष्टाचार नंबर 1। अब आइए भ्रष्टाचार नंबर 2 पर। सुप्रीम कोर्ट के विख्यात वकील कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमाण सहित बताया है कि हरियाणा से स्पेशल ट्रेनें चलाकर वहां की भाजपा ने 6,000 से ज्यादा लोग बिहार भेजे हैं, वहां वोट करने के लिए। इससे पहले केवल करनाल से एक ट्रेन की खबर सौरभ भारद्वाज द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो से आई थी, लेकिन अब इस फर्जीवाड़े का पूरा ब्यौरा सामने आ गया है। कपिल सिब्बल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा है कि भैया वाकई में क्या यह स्पेशल ट्रेन चली है? अगर चली है तो रेल मंत्रालय को इसकी जवाबदेही बनती है। सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाई? सिब्बल ने कहा कि हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं, इसके बारे में हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगा नहीं। तो खबर यह है कि 3 नवंबर को एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह करनाल से और पानीपत से होते हुए भरौनी गई। इसमें 1500 लोग बैठे थे। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर को, वह भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर पहुंची। उसमें भी 1500 लोग थे। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 3 से 4 के बीच में। ये दोनों ट्रेनें गुरुग्राम से चली और दोनों ट्रेनें गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर पहुंची। इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। कुल मिलाकर 6000 वोटर गैर कानूनी तरीके से बिहार भेजे गए। अगर तो ये सच्चे वोटर हैं, फिर तो अपनी ट्रेन लेकर खुद जाएंगे। इन्हें कोई जरूरत नहीं है स्पेशल ट्रेन की। अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा, और अगर सरकार का खर्चा है तो फिर यह ट्रेन हरियाणा से चल रही है, जो वहां के वोटर नहीं है उन्हें भेजा जा रहा है। तो फिर यह खर्चा किस लिए? दोस्तों, यह मसला टीवी पे उठ चुका है, सोशल मीडिया पर इसके सबूत घूम रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अब आइए तीसरे भ्रष्टाचार के ऊपर। तीसरी बेईमानी के सबूत मिल चुके हैं। इसका पहला सबूत तब मिला जब नवादा जिले में ईवीएम के स्ट्रांग रूम की रखवाली करने वाले कैमरे आधे घंटे के लिए बंद हो गए। चूंकि बात पकड़ गई थी, इसलिए भारी हंगामा हुआ, तब जाकर चालू किया गया कैमरा। खास बात यह है कि हर बार कैमरे बंद होने के पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती थी। ईवीएम की रखवाली करने वाले कैमरे तभी बंद होते थे जब वैन निकलती थी। कौन होता था इन गाड़ियों के भीतर? करोड़ों के सिस्टम के बावजूद कैमरे कैसे फेल होते थे? बिल्कुल यही पैटर्न हाजीपुर में देखा गया। हाजीपुर के ईवीएम रूम में बार-बार सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहे थे। अभी वहां आधी रात में पिकअप वैन आती है, फिर बाहर निकल जाती है। समस्तीपुर में भी यही सब कुछ दिखा। वहां के स्ट्रांग रूम का वीडियो उपलब्ध है। वहां स्ट्रांग रूम का टीवी आधे घंटे के लिए स्लीप मोड में चला गया। सीसीटीवी कैमरे बंद रहे। प्रशासन ने खोखला तर्क दिया कि बिजली कट गई, जिससे बैटरी डाउन हो गई। मैं पहले ही बता चुका हूं कि समस्तीपुर में ही ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिल चुकी हैं। यह घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया। इन सभी घटनाओं के वीडियो उपलब्ध हैं, किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। चौथा भ्रष्टाचार,
इसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले विस्तार से बताया था। यह दूसरे प्रांतों से भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा बिहार आ आकर वोट डालना। सवाल यह है कि इनके वोट बिहार की मतदाता सूची में कैसे आ गए? दिल्ली और उत्तराखंड में वोट डालने वालों का एपिक नंबर बिहार में कैसे एक्टिव हुआ? अगर इन सभी ने अपना पता बदलवाया है, तो यह कैसे हुआ और इसमें सभी कानूनों का पालन क्यों नहीं हुआ? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में स्थायी नौकरी करता है, तो बिहार में उसका स्थायी पता कैसे हो सकता है? और वोट बदलवाने के लिए क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता? क्या यही कानून है? फिर तो एक व्यक्ति चाहे तो 12 महीने में 12 अलग-अलग इलाकों में होने वाले चुनाव में वोट डाल सकता है और जवाब में दलील दे सकता है, "भई हमने तो अपना वोट बदलवा लिया था।" अब आइए 5वां भ्रष्टाचार की ओर। 5वीं बेईमानी है सांप्रदायिक चुनावी मुहिम चलाना और घुसपैठिया का राग अलापना। पहले चरण में घुसपैठिए वाली बात थी। पहले चरण की शुरू घुसपैठिए वाली बात थी, लेकिन बहुत कम। दूसरे चरण में चूंकि सीमांचल वाला क्षेत्र आता है, इसलिए भाजपा फौरन सांप्रदायिक तेवर लेकर सामने आ गई। मोदी और शाह दोनों ने घुसपैठियों के कॉरिडोर की बातें की, लेकिन शाह ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वे घुसपैठियों की शिनाख्त कैसे करेंगे। दरअसल सरकार ने यह आज तक नहीं बताया है कि आखिरकार कितने घुसपैठिए हैं और उसने आज तक किसने कितने घुसपैठियों की शिनाख्त की है, कितनों को पकड़ा है और कितनों को डिपोर्ट किया है। अब आइए 6वें भ्रष्टाचार के ऊपर। अभी तक जो मैंने बताया ये मोटी-मोटी बेईमानियाँ थीं। ऊपर से देखने में ही पकड़ में आ जाती हैं। इन बेईमानियों को कैंसल आउट करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए दरअसल महागठबंधन के सतर्क कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जुगलबंदी करनी होगी। मतदान खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर तैनात पोलिंग एजेंटों को वहां के पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 सी लाजिमी तौर पर मांगना होगा। फॉर्म 17 सी। लोकसभा चुनाव के दौरान सीपीआई-एमएल जो महागठबंधन का प्रमुख घटक दल है कि राज्य सचिव श्यामचंद्र चौधरी ने 2 जून को चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पार्टी के ज्यादातर पोलिंग एजेंटों को 17 सी फॉर्म नहीं दिया गया। जब उन्होंने दृढ़तापूर्वक फॉर्म मांगा तो उनके साथ बदसलूकी तक की गई। कानून के अनुसार चुनाव कराने के लिए 1961 में नियम बने थे, तो नियम 498 के अनुसार पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे मतदान खत्म होने के बाद वह दस्तखतशुदा फॉर्म विभिन्न दलों के पोलिंग एजेंटों को मुहैया कराए। दोस्तों, अगर विपक्ष के कार्यकर्ता इन फॉर्मों को प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें, तो यह भी एक तरह की गारंटी होगी, जिसकी वजह से मतदान के बाद संदिग्ध तरीके से वोट इंजेक्ट करने का हथकंडा इस्तेमाल करने में चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की पार्टनरशिप को दिक्कत होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दरअसल सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश दे चुका है कि वोटिंग प्रक्रिया के बाद पीठासीन अधिकारी को यह फॉर्म मुहैया कराना ही होगा। इसमें दर्ज होना चाहिए कि संबंधित केंद्र में कुल कितने वोटर रजिस्टर्ड थे, कितने वोट वोटिंग मशीन में पड़े और रजिस्टर पर दस्तखत करने के बावजूद कितने वोटरों ने नहीं डाले। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसके बाद यह भी जरूरी है कि कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड वोटों के साथ 17 सी में दर्ज वोटों का मिलान हो। वोटिंग स्टेशन की छपी हुई वीवीपैट स्लिपों की गिनती और मिलान हो। दोस्तों, यह कानून इतना सख्त और इतना स्पष्ट है कि अगर इसके पालन का आग्रह किया जाए तो चुनाव में फर्जीवाड़ा काफी नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, जब तक इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक बिहार का चुनाव जीतने की गारंटी नहीं की जा सकती। कोई ढील-ढाल, कोई लाए-तलाली, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है कि मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख का चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबर से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।